नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव। आज 9 फरवरी 2024 है। आज हम राजनीति के बारे में बात करेंगे, भारत की राजनीति के संबंध में। अभी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है, जिसको हम एनडीए के नाम से जानते हैं। एनडीए का जो फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 17वीं जो लोकसभा के जो चुनाव हुए मई 2019 में, वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका बारे में हम एक पार्टी वाइज और वोट शेयर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है मई में। तो उस संबंध में ये हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग क्या मेजोरिटी है अलग अलग स्टेट में, और कौन सी राजनीतिक पार्टी किस स्टेट में हैवी है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज रखती है, और किस स्टेट में नहीं रखती है। इस बीच में इंडिपेंडेंस जो लीड कैंडिडेट हैं वो भी आते हैं। तो सबसे पहले हम 2019 का इलेक्शन देखें तो उसके बाद हम स्टेट पे आएंगे, क्योंकि 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है देश में। अभी जो गवर्नमेंट है, अब अकेली गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है इंडिया भारत सरकार में। यानी कि पहले एक जमाना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक छत्र राज था। तो आज क्या है कि गठबंधन स्टार्ट होता है, गठबंधन की राजनीति है। किसी भी स्टेट में अगर हम बात करते हैं, जैसे हरियाणा में देख लीजिए आप, हरियाणा में अब गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसको हम जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी का पूरा नाम जो है जननायक जनता पार्टी है। तो ऐसे ही पूरे भारत में अलग अलग पार्टियों के गठबंधन है। कुछ सेपरेट पार्टियां भी इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन वो जो वोट परसेंटेज है और वोट परसेंटेज के साथ जो सीट शेयर है, उसमें वो कम अपना जलवा दिखा पाती हैं। तो इस कारण से ही ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए कि भाई अगर हमें भारत की राजनीति को समझना है तो सबसे अहम को हम स्टेट को भी समझना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझना होगा। क्योंकि भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने ड्यूल गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया है। ड्यूल गवर्नमेंट मीन संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। एक पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक दूसरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये इसको हम फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो लिस्ट दी गई हैं, तो उसके आधार पर जो सब्जेक्टों का बंटवारा है, तो उसी आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में रूल और रेगुलेशन बना के चलती हैं। तो 17वीं लोकसभा में कुल 545 सीटों पर का इलेक्शन चुनाव हुआ। तो उस 545 सीटों पे अगर हम ये देखते हैं वोट परसेंटेज में, तो वोट परसेंटेज में देखते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 37.7% वोट मिले हैं अकेली को। यानी कि जो देश की अब सबसे बड़ी पार्टी है देश में वोटिंग शेयर में और सीट शेयर में, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर में 37.7% वोट मिला है पूरे भारत में। दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको 19.67% वोट शेयर मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि सेकंड नंबर पार्टी है वोट शेयर में। और टीएमसी को जो वोट शेयर मिला है पूरे इंडिया में 4.1%, जो ममता बनर्जी की पार्टी है वेस्ट बंगाल में, उसको पूरे भारत में 2019 के इलेक्शन में 4.1% वोट मिला है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 3.66 यानी कि 3.66% वोट शेयर इसको पूरे इंडिया में मिला है। इसके बाद है समाजवादी पार्टी, इसको 2.55% वोट शेयर मिला है पूरे इंडिया में। इसके बाद है वाईएसआर, इसको 2.53 वोट प्रतिशत शेयर मिला है। उसके बाद है डीएम को 2.26% शेयर मिला है टोटल वोट का। उसके बाद शिवसेना का
को 2.10 वोट प्रतिशत शेयर मिला है। उसके बाद टीडीपी तो इसको मिला है 2.4% मिला है इसको। इसके बाद CPIM 1%, 1.70 पॉइंट इसको वोट शेयर मिला है। और उसके बाद जो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी बचती हैं उन टोटल पॉलिटिकल पार्टीज को 21.62% वोट शेयर मिला है। यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी भी नाम लिया है उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अभी जैसे कि आपका भारतीय जनता पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। फिर TMC इसको भी दर्जा मिला हुआ है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को। BSP बहुजन समाज पार्टी ये भी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब जो समाजवादी पॉलिटिकल पार्टी है वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद DMK, अब DMK भी एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद YSR ये भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। TDP ये भी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। और CPI ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। और बाकी जो 31% वोट शेयर जो मिला है वो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं उनको मिला है। अभी हमें बाकी का क्या मतलब है कि इसके अलावा जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बची हैं देश में, अब पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अगर हम ये देखते हैं कि इंडिया में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो 9 पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में हैं। और उसके बाद जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो कुछ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को 21% से भी ज्यादा वोट शेयर मिला है इन 2019 के इलेक्शन में। अगर हम इसके साथ साथ सीट शेयर का भी हम एक बार इसमें जिक्र कर लेते हैं कि सीट शेयर कितने प्रतिशत सीट शेयर पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है 2019 में उस भारतीय जनता पार्टी उसको 55.80 यानी कि 55.80 यानी कि 55.80% इसको वोट सीट शेयर मिला है टोटल 545 वोट सीट्स में से। उसके बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 9.57% इसको सीट शेयर मिला है। उसके बाद DM को 4.41 सीट शेयर मिला है इसको। उसके बाद आपका TMC को मिला है 4.05% मिला है इसको। YSR को मिला है 4.5% मिला है। शिवसेना को 3.31 पॉइंट मिला है। इसके बाद JDU को मिला है 2.95% मिला है। उसके बाद BJD 2.21% इसको मिला है। उसके बाद BJD इसके बाद BSP को जो मिला है 1.84% इसको मिला है पूरे देश में। TRS इसको 1.66% मिला है। उसके बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज के बाद सीट शेयर में 10.15% दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं उनको सीट शेयर मिला है। अब इसके साथ साथ हम एक लिस्ट ये भी देख लेते हैं कि मौजूदा जो सीट है 17वीं लोकसभा में वो कितनी है। लोकसभा में जो 17 सीटें हैं 17वीं लोकसभा में जो सीटें हैं पॉलिटिकल पार्टियों की उसमें भारतीय जो जनता पार्टी है उसकी 290 सीटें हैं 2019 के इलेक्शन में 290। उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको 48 सीटें मिली हैं। और तीसरी है DMK, इसको 24 सीटें मिली हैं। और उसके बाद जो 5th नंबर पे आती है वो ऑल इंडिया TMC जिसको हम बोलते हैं 22 सीटें इसको मिली हैं। उसके बाद YSR को मिली है 22 सीटें। यानी कि आपको दो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ममता बनर्जी और YSR को दोनों को 2019 में 22 सीटें मिली हैं। और उसके बाद 19 जो सीटें हैं 6 नंबर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो शिवसेना है जो महाराष्ट्र में है
उसको 19 सीटें मिली। हालांकि अभी जो शिवसेना का जो ओवरऑल जो कब्जा है वो ऐसा जो अभी महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे उनको चला गया है, और जो जैसे कि हम चिन्ह की बात करते हैं तो सारा कुछ उनके पास चला गया है। तो अब जो मौजूदा जो 19 हैं वो शिवसेना के हैं। उसके बाद जो 7वें नंबर की जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में वो जनता दल, इसकी 16 सीटें हैं लोकसभा में। उसके बाद बीजू जनता दल, इसकी 12 सीटें हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसकी 10 सीटें हैं। इसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति की 8 सीटें हैं, टीआरएस को बोलते हैं। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी की 6 सीटें हैं, बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये 5 सीटें हैं। एनसीपी, इसकी 5 सीटें हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसकी 3 सीटें हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस, देखिए भारत में टोटल 545 सीटों पे टोटल इंडिपेंडेंस जो आए हैं 2019 में, वो केवल 3 कैंडिडेट आए हैं। ठीक है। उसके बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी 3 सीटें हैं लोकसभा में। और जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी 3 सीटें हैं लोकसभा में। समाजवादी पार्टी जो यूपी की है, अखिलेश यादव जी की है, उसको 3 सीटें मिली हैं 2019 के इलेक्शन में। और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, इसको 3 सीटें मिली हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को 2 सीटें मिली हैं। और अपना दल सोनवाल, इसको 2 सीटें मिली हैं। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें मिली हैं। श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको 2 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। एजेएसयू पार्टी है, 1 सीट मिली है। उसके बाद है ऑल इंडिया अन्नादुल कंगम को 1 सीट मिली है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1 सीट मिली है। जनता दल सेक्युलर को 1 सीट मिली है 2019 के इलेक्शन में। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट मिली है। उसके बाद कांग्रेस, केरला कांग्रेस पार्टी को मिली 1 सीट मिली है। उसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट को 1 सीट मिली है। और नागा पीपल फ्रंट को 1 सीट मिली है। और एनपीपी नेशनल पीपल पार्टी 1 सीट मिली है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, ये नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिकल पार्टी है, और ये इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला है। और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 1 सीट मिली है। और सोशलिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली है। श्रोमणी अकाली दल समरजीत सिंह मान, इसको 1 सीट मिली है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट मिली है। और उसके बाद चिदबई को 1 सीट मिली है। तो हम ये देखते हैं कि 545 में से जो टोटल वोट शेयर है, सबसे ज्यादा सीट जो है सीट शेयर में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है, और टोटल वोट प्रतिशत में भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ये देखते हैं कि अभी जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, एनडीए जो गवर्नमेंट है, तो एनडीए गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी पहले थी, उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टी चली गई हैं। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे आ गई है, जैसे कि जदयू पॉलिटिकल पार्टी है बिहार की, तो वो दोबारा से आ गई है। लेकिन अगर हम वोट शेयर देखते हैं, टोटल 100 में से जो वोट शेयर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो केवल 37% है। वहीं 19% पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो उसमें क्या है कि अगर मौजूदा समय में इतना वोट शेयर अगर ले भी लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बना सकती है, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है कि भी अगर 21% वाली जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको अगर वो सान लेती है तो दोबारा सरकार उसकी भी बन सकती है। लेकिन दूसरी आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बाकी बीएसपी है, एसपी है, डीएमके है, जिसको हम ये बोलते हैं इंडिया गठबंधन, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो थोड़ा सा और एक्सेस भी कर लेती हैं तो 37% से भी ज्यादा वोट शेयर उनका हो सकता है।
ये सबसे एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन क्या है कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन संभावनाएं जिसकी सरकार है उसकी तो होती ही है, लेकिन जिसकी सरकार नहीं है उसकी भी सरकार हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति को वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत दिए गए भारतीय संविधान में कि भाई अपने वोट्स का वो इस्तेमाल अगर वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टी को गेन कर सकता है। कि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, अगर वो अपने 37% वोट शेयर को भी बनाए रखती है तो वो तीसरी बार सरकार बना सकती है। अगर 37% से अगर वो डाउन जाती है, यानी कि वो 37% जो वोट शेयर है टोटल वोट प्रतिशत का, तो वो उससे डाउन जाती है तो तीसरी बार जनता एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। तो ये हमें ये समझना होगा कि अब अलग अलग स्टेट की अलग अलग राजनीति है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है। तो उस चीज को समझते हुए हमें मौजूदा हालातों को समझना है कि किस तरफ हमें अपने बहुमूल्य वोट को चूज करना, इस्तेमाल करना है, ये हमें समझना है। जो ये लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है या मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना है या मैं किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ, तो वो सबसे बड़ा, उसको मैं ये कहूँगा, चाहे वो कितना भी बड़ा शिक्षित आदमी, एजुकेटेड आदमी है या अनपढ़ आदमी है, अगर वो डेमोक्रेसी सिस्टम में उसको राइट मिला है, किसी भी टाइप के बहुत सारे राइट है मिला है, तो उसको केवल वोट बैंक अपने बहुमूल्य वोट से ही मिला है। तो अपने बहुमूल्य वोट को अगर आप डालते हैं, सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तीसरा एक विल दिया है नोटा। नोटा ये क्या है कि भाई अगर हमें कोई भी पसंद नहीं आता है उम्मीदवार, उसमें इंडिपेंडेंस भी नहीं आता है, तो किसी को भी हम नहीं दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम किसी को भी चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वोट की जो पावर है उसके जीवन को आगे बढ़ाने की पावर है। पॉलिटिकल पार्टी की सरकार किसी की भी हो, वो अच्छी है या बुरी है, वो लोगों के सोच पे डिपेंड करती है कि उसको वो क्या देती है। क्योंकि जो जनरेशन अगर आज अच्छे से जीवन व्यतीत कर रही है या उस जनरेशन में से अच्छे से व्यतीत नहीं कर पा रही है, सरवाइव हो रही है, तो वो उसी का खुद का कारण है, किसी दूसरे या तीसरे का व्यक्ति का नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए आपके आसपास की राजनीति को भी समझना होगा। इन सब बातों के लिए आज के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।